अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोनकृशानं ज्ञानिनां गगण्यं सकलगुणनिधानं वारामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं आतुजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणाय त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री सीताराम। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी साथी हमारे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो फटाफट आज की क्लास से जुड़ जाएं। मैंने आपको पिछली क्लास में बीजगणित में समुच्चय सिद्धांत चैप्टर से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। मतलब ये है कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समुच्चय सिद्धांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग उसी के आगे की चीज़ें जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि जो भी चीज़ें आपको नोट करने लायक हों वो आप नोट कर सकते हैं, आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीजगणित है ना। बीजगणित यानी हम लोग अलजेब्रा वाला पोर्शन पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। बीजगणित में हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था उस चैप्टर का नाम है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, तो अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार इस क्लास का आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करेंगे, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पहले क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जब आप शुरू से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तभी आपको आगे की चीज़ें आराम से समझ में आती हैं। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था समुच्चय क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि समुच्चय को हम लोग लिखते कैसे हैं, समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, समुच्चय को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। मतलब यह है कि जो समुच्चय का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो समुच्चय को हम लोगों ने दो तरीके से लिखना सीखा था। एक था समुच्चय निर्माण रूप और एक था रोस्टर रूप, जिसको हम लोग टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका नाम क्यों पड़ा, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म या इसको रोस्टर फॉर्म क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, देता हूँ आपके सामने करता हूँ, ताकि हम लोग रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बनाना सीख जाएं। उसके बाद हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, यानी समुच्चयों के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, देखो भाई, इधर मैं समुच्चय निर्माण रूप लिखूंगा, मतलब किसी भी समुच्चय को हम समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप दोनों में हम लोग पहले लिखने वाले हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है और ये सेट कुछ इस तरह लिखा है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ड माला में स्वरों की संख्या है। संख्या नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। ठीक है ना, यक्ष क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर है, एक स्वर है। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक सेट बी है, मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स किस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से भी आपके सामने कोई समुच्चय दिया जा सकता है, इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, जहाँ भी एक्स सच दैट एक्स इस तरह से लिखा मिल जाए तुरंत आप समझ जाइएगा कि जो आपको समुच्चय दिया गया है वो किस में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने कहा कि मान लो मेरे पास एक सेट है एक्स सच दैट एक्स,
वर्ष के महीनों का समूह जो जे से शुरू होते हैं। ठीक है ना। एक समुच्चय ये भी आपके सामने हो सकता है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। मान लो कि एक आपके पास सेट है जो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स किस प्रकार है। पब्लिक शब्द का एक अक्षर है। ठीक है। चलो एक और लिख देता हूं मैं। मान लो कि आपके सामने कोई सेट दिया गया है ई और ये कह दे कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले का अक्षर है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपके सामने कोई भी सेट लिखा मिल सकता है। ये जो मैंने लिखा है ये सभी किस में लिखे गए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे गए हैं। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे रोस्टर रूप में, यानी रोस्टर फॉर्म में इसे हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि समुच्चय निर्माण रूप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको देखकर आप समुच्चय का निर्माण करते हो। ठीक है। रोस्टर रूप में क्या होता है, रोस्टर रूप में हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करोगे, देखो कह रहा है कि एक सेट आपके पास समुच्चय ए है जो किस प्रकार है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर है। तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसका सेट बनाओगे, इसका आप सेट बनाओगे और रोस्टर रूप में इसको मैं अगर लिखूंगा तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर होते हैं ना उन सबको लिख देना है। तो पहला हो गया ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ और पांचवा यू। यही 5 होते हैं। तो ये था आपका समुच्चय निर्माण रूप और ये हो गया आपका रोस्टर रूप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको एक्स का मान निकालना पड़ेगा। जो भी मान एक्स के आएंगे उसी को आप एक सेट बनाकर लिख दोगे, वही क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा। ठीक है। तो देखो पहले इसको आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 है। ये तो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है। सॉल्व करोगे तो इसका आप फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0। ऐसे करोगे। यहाँ से आप x कॉमन कर लोगे तो आएगा x प्लस 2 और यहाँ से आप -1 कॉमन करोगे तो आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे भैया, x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो x का एक मान मिलेगा 1 और एक मिलेगा -2। तो x के आपको 2 मान मिल चुके हैं। आप इन्हीं मानों को क्या करोगे, एक सेट के अंदर लिख दो, एक मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दो। वही आपका क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसका आप जब बनाओगे रोस्टर रूप तो क्या हो जाएगा 1, -2, ये हो गया इसका रोस्टर रूप। ठीक। तो ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये क्या है, रोस्टर रूप है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स सच दैट एक्स, एक्स इस प्रकार से लिखे गए हैं कि वर्ष के महीनों का समूह है जो जे से शुरू होते हैं। तो आप अंग्रेजी जो 12 महीने होते हैं साल के, उनमें आपको उन महीनों को रखना है जो जे से शुरू होते हैं। ठीक है। तो आप जब इसका एक सेट बनाओगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सी इक्वल टू, तो पहले कौन आएगा भाई, पहले तो आपका जनवरी आता है, जनवरी है ना, मैं जनवरी लिख देता हूँ, JAN, जनवरी है ना, पहला जनवरी आएगा। फिर
फरवरी तो एफ से शुरू होगा, मार्च, अप्रैल, मई, फिर कौन आएगा, जून आ जाएगा। कौन आएगा, जून आ जाएगा। उसके बाद जुलाई आएगा। उसके बाद कौन आएगा, जुलाई आएगा। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कहानी ख़त्म है। साल के 12 महीने में यही 3 महीने ऐसे होंगे जो जे से शुरू होंगे। ठीक है, तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप था, इसको हमने क्या कर दिया, रोस्टर रूप में लिख दिया। नेक्स्ट आपका है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स पब्लिक शब्द का एक अक्षर है। तो बस ये आपको दिया गया है, एक शब्द दिया गया है, इसका आप क्या करो, समुच्चय बना दो। बस इतना ध्यान रखना कि कोई एक लेटर 2 बार नहीं लिखना है। तो पी को लिख दो, कामा लगा दो, यू को लिख दो, फिर कामा लगाओगे, बी को लिखोगे, कामा लगाओगे, यल को लिखोगे, कामा लगाओगे, आई को लिखोगे, फिर सी को लिख दो। ये हो गया इसका रोस्टर रूप। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है, कंजस्टेड एरिया है, फिर भी आप समझ रहे होंगे। ये इसका था समुच्चय निर्माण रूप और ये हो गया इसका रोस्टर रूप। ठीक है, इसमें कोई भी लेटर 2 बार नहीं था। अगर कोई भी लेटर 2 बार होता तो हम लोग उस लेटर को 2 बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, लिखा है ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स। अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले का अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं 26 अक्षर होते हैं, उनमें आपको उन सभी अक्षरों को लिखना है जो के से पहले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ इसका रोस्टर रूप नीचे लिख देता हूँ। बनाओ भाई रोस्टर रूप। ए होगा, बिल्कुल, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। बस के से पहले के लिखने हैं ना, तो के तो लिखेंगे नहीं, के से पहले का अक्षर कौन होगा, जे होगा। तो ए से लेकर जे तक ये सारे लेटर इस समुच्चय में आ जाएंगे। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप था, ये आपका रोस्टर रूप है। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निर्माण रूप में इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना हो या रोस्टर रूप में दिया हो, आप समुच्चय निर्माण रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप। मैं आशा करता हूँ कि आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलो देखते हैं समुच्चयों के प्रकार। धीरे धीरे बोल कोई सुन ले, सुन ले बाबा सुन ले, हमको किसी को दिल। चलिए, समुच्चयों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना। सबसे पहला जो आपका प्रकार आता है वो आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो नल सेट बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जिस भी नाम से आप इसे पुकारना चाहें पुकार सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब खाली होता है, ऐसा समुच्चय जो खाली हो, जो क्या हो, जिसमें कोई अवयव ना हो। जिसमें कोई अवयव ना हो उसे आप क्या बोलोगे, रिक्त समुच्चय बोलोगे, नल सेट बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक सेट, लिखा एक्स सच दैट एक्स। बालिका विद्यालय में, बालिका विद्यालय में बालकों का समूह। बताओ भाई, यक्ष इस प्रकार है कि बालिका विद्यालय में बालकों का समूह है। अब अगर विद्यालय गर्ल्स है, यानी गर्ल्स कॉलेज है, तो उसमें बॉयज़ कहाँ से आएंगे,
भाई अगर लड़कियों का विद्यालय है तो उसमें लड़के तो होंगे नहीं। तो ये जो सेट लिखा गया है ना, ये पूरी तरह से खाली है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय यानी नल सेट बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे खाली ब्रैकेट से, ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसे खाली ब्रैकेट मिले, इसमें कुछ भी ना लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि वो कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। या फिर फाई से अगर दिखाया गया हो तो भी आप समझ जाएंगे वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके बाद बारी आती है एकल समुच्चय की। किसकी बारी आती है, एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय क्या होते हैं भाई, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिंगल्टन सेट। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो। इसमें क्या था, इसमें कोई अवयव नहीं था, इसमें क्या होगा, केवल एक अवयव होगा। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय या सिंगल्टन सेट। ठीक है ना, जैसे आप लिख सकते हो ऐसे 1 लिख दो, 2 लिख दो, है ना, 3 लिख दो, ऐसे लिख दो, 1,00,000 लिख दो। ठीक है, इस तरह से कोई भी सेट होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग एकल समुच्चय यानी सिंगल्टन सेट बोलेंगे। अब देखो, सेट के अंदर केवल एक एलिमेंट यहाँ भी है, एक एलिमेंट यहाँ भी है, एक एलिमेंट यहाँ भी, और यहाँ भी एक ही एलिमेंट है। ये मैटर नहीं करता कि वो एलिमेंट कितना बड़ा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 1,00,000 है। तो ज़रूरी नहीं कि ये 1,00,000 है, बड़ा संख्या है तो ये एकल समुच्चय नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उस समुच्चय में केवल एक अवयव होना चाहिए। वो संख्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो उसे हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय। ठीक, अब यहाँ पर एक नोट करने वाली पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ये और ये किसको बताते हैं, ये तो रिक्त समुच्चय को बताते हैं, ये आप जानते हैं, रिक्त समुच्चय। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए आपको, ऐसा, तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई फाई तो होता है रिक्त समुच्चय, फाई तो होता है रिक्त समुच्चय, तो ये भी हो गया रिक्त समुच्चय। नहीं, ये आपका हो जाएगा एकल समुच्चय। ये क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है, मतलब यह है, मैंने आपको कहा था कि रिक्त समुच्चय में खाली ब्रैकेट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया तो वो अब रिक्त नहीं रह गया, वो क्या हो जाएगा, वो एकल हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर ऐसा कहीं लिखा है तो वो रिक्त होगा, लेकिन अगर इसके अंदर हमने फाई को लिख दिया तो वो रिक्त नहीं, वो एकल समुच्चय में आएगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे सपोज कर सकते हो, मान सकते हो कि ये जो है ना, ये एक गुब्बारा है, खाली गुब्बारा है, और ये जो है ना, ये हवा भरा हुआ गुब्बारा है। अब इन दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं, ये भी एक गुब्बारा है, ये भी एक गुब्बारा है, लेकिन इसमें हवा नहीं है। हवा नहीं मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये रिक्त हो जाएगा। और इसमें जैसे आपने हवा भर दिया, भाई कुछ ना भर के, हवा तो भरा है ना, हवा भर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ आ गया, मतलब ये कि ये रिक्त नहीं रह गया। अब ये किस में आएगा, एकल समुच्चय में आएगा। ठीक, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें हवा भर दिया गया है, और अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो वो क्या है, वो सिंपल एक गुब्बारा है जिसके अंदर हवा नहीं भरा है। ठीक है,
तो ये बात हुई रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समुच्चय सिद्धांत से बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में है आपके तो आप फटाक से आंसर बताओगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि समुच्चय के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक, चीज़ें आपको याद हैं तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट टाइप की बात करें, तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप होता है सीमित समुच्चय। अंग्रेजी की अगर बात करें हम तो फाइनाइट सेट बोलते हैं इसको, फाइनाइट सेट। ये कैसा समुच्चय होता है? पहली बात तो जिसे हम गिन सकें, जिसे गिना जा सके, अभी आपको समझ में आएगा, अथवा जिसका प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, तथा अंतिम यानी एंडिंग पॉइंट। अवयव ज्ञात हो यानी पता हो। तो सीमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट को आप गिन सकते हो, कितने एलिमेंट हैं उसे आप गिन सकते हो। दूसरी बात ऐसे आप समझ सकते हो कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता होगा, मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट और एंडिंग वाला यानी अंतिम एलिमेंट आपको पता होगा कि शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि मान लो आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसे है। ठीक, तो इसमें देखो आप स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट क्या है 9 है, तो ये कैसा सेट है? ये सीमित समुच्चय है। एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो ऐसे 1 2 3 4 डैश 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 और लास्ट में मैं लिख देता हूँ कितना, 1,00,000। ठीक, ऐसे लिख दिया। तो ये जो सेट लिखा गया इसमें बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन उन्हें आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 1,00,000 तक आप गिनते हुए जा सकते हो। तो एक ऐसा समुच्चय जिसको हम क्या कर सकें, जिसको हम गिन सकें, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं। जैसे इसकी बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट हैं, तो ये हो गया आपका सीमित समुच्चय। भाई जिसको आप गिन सकते हो, जिसके एलिमेंट को आप गिन सकते हो, उसको आप बोलोगे क्या, सीमित समुच्चय। और जिसको आप नहीं गिन सकते उसको हम बोलेंगे असीमित समुच्चय, जो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, ये सेट बहुत बड़ा है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है कि ये शुरुआत 1 से कर रहा है और इसका अंतिम पॉइंट भी आपको पता है ये खत्म हो रहा है 1,00,000 पे। तो जिसका सिर और पैर दोनों पता हो उससे आप बोलोगे सीमित। भाई सिर और पैर पता होगा तभी तो आप नाप पाओगे, तभी तो नापोगे कितना लंबा है कितना चौड़ा है। ठीक है, तो जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता हो उसे हम लोग बोलेंगे सीमित समुच्चय। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट आपका आता है असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इसका उल्टा, जिसे गिन ना सके, जिसे हम गिन ना सकें वो क्या होगा, असीमित समुच्चय होगा। अथवा करके आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, अथवा जिसका प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग अवयव तो ज्ञात हो लेकिन अंतिम
अवयव ज्ञात ना हो, मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट आपको पता हो लेकिन एंडिंग एलिमेंट आपको ना पता हो, तो उस सेट को आप बोलोगे असीमित समुच्चय। मतलब जैसे मैंने एक सेट लिखा x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, ऐसे लिख दिया। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, ये तो मैंने लिखा समुच्चय निर्माण रूप में। आप इसे रोस्टर रूप में ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 गिनते जाओ भैया, जहाँ तक गिन सकते हो, जहाँ तक गिन सकते हो। तो एक से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन इस अंत कहाँ है नहीं पता, इसलिए इसे हम लोग असीमित समुच्चय या अनंत समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना पता हो, उसे हम लोग रखते हैं असीमित समुच्चय के कैटेगरी में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 4 समुच्चय के बारे में बताया। पहला आपका था रिक्त समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। दूसरा मैंने बताया एकल समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। तीसरा मैंने बताया आपको सीमित समुच्चय जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो, मतलब जिसके एलिमेंट को आप गिन सकें। फिर मैंने आपको बताया असीमित समुच्चय। असीमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है, मतलब उसके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते, कितने होंगे पता नहीं। ठीक, उसे हम बोलेंगे असीमित समुच्चय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और सार्वत्रिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें सब कुछ मिल जाए, जिसमें सब कुछ मिल जाए। यह एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सब कुछ विद्यमान होता है। अपनी भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना, एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा u इक्वल टू, इसको u से डिनोट करते हैं, u इक्वल टू x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समूह यानी समुच्चय। ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो इसका अगर आप रोस्टर रूप लिखना चाहेंगे तो समुच्चय निर्माण रूप लिखा, और रोस्टर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 डैश 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 पता नहीं कहाँ तक। ठीक, अब मैं अगर 2 सेट लिखता हूँ, a इक्वल टू 1 2 5 7 9 ऐसे लिख दिया। एक मैंने लिख दिया b इक्वल टू 7 9 11 15 17 ऐसे लिख दिया। ठीक है, 2 सेट मैंने और लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो सेट ए है ना, इसके जो एलिमेंट हैं वो यू में मिल रहे हैं। जो बी है, बी के जो एलिमेंट हैं वो यू में मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यू जो है, यू ए तथा बी का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा समुच्चय होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। ठीक है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के समुच्चय मिलते हैं। अभी मैंने यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा। ठीक, मैं एक ऐसा सेट लिख दूँ जो हमेशा सत्य हो। जैसे ईश्वर की बात करें तो ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये पूरी ब्रह्मांड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जिसकी देख रेख में है, अगर हम बात करें तो ईश्वर की देख रेख में है, यानी ईश्वर क्या है, सत्य है, यूनिवर्सल है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो सर्वथा क्या हो, सत्य हो, जो हमेशा सत्य हो, उसे हम बोलेंगे क्या, यूनिवर्सल। जैसे कहते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। सूर्योदय किधर होता है, पूरब में होता है। सूर्यास्त किधर होता है, पश्चिम में होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग मानते हुए चले आ रहे हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जो क्या हो, हमेशा सत्य हो, हमेशा सही हो, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, ये एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अगर हम गणित की भाषा में बोलें तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर हमें सब कुछ मिलेगा, एक ऐसा समुच्चय जो हमेशा सत्य होगा। तो ये थी बात सार्वत्रिक समुच्चय की। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जब हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन आरेख पढ़ेंगे, तब वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आएगा कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुच्चय तो बहुत प्रकार के आपको मिलते हुए चले जाएंगे, आप बनाते हुए जाइए। ठीक है, लेकिन जो हमारे काम के प्रकार हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा संख्याओं के बारे में आप जान लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग n से डिनोट करते हैं, है ना। x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, मैं जो भी लिख रहा हूँ समुच्चय, वो समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैं कह देता हूँ पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। तो इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, कहते हैं x सच दैट x पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, अगर इसको आप लिखना चाहते हो किसमें, रोस्टर रूप में, ये तो मैंने समुच्चय निर्माण रूप लिखा। अगर आप इसे रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश पता नहीं कहाँ तक। ये तो मैंने लिखा समुच्चय निर्माण रूप में। अगर आप इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों को हम लोग z से भी डिनोट करते हैं और इसको i से भी लिखा जाता है। ठीक, तो आपको अलग अलग जगहों पर ये दोनों नाम से, दोनों चिन्हों से मिल जाएंगे। या तो z से डिनोट किया जाएगा या तो i से डिनोट किया जाएगा। x सच दैट x क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है। इसका अगर हम रोस्टर रूप बनाएं तो लिखेंगे z इक्वल टू, पूर्णांकों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, तो -3 -2 -1 फिर 0 आएगा, 1 2 3 ऐसे। ठीक, इधर जाओगे तो पॉजिटिव वाले मिलेंगे, इधर आओगे तो नेगेटिव वाले मिलेंगे। ठीक, अब इसी में अगर z प्लस या i प्लस लिखा गया तो ये बताएगा धन पूर्णांकों को, ये किसको बताएगा, धन पूर्णांकों को। और धन पूर्णांकों का अगर सेट आप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 डैश डैश। धन पूर्णांकों में पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं, जीरो को नहीं लिखा जाता है। जब केवल पूर्णांकों की बात की जाएगी तब उसमें जीरो भी रहेगा, पॉजिटिव वाले भी रहेंगे, नेगेटिव वाले भी रहेंगे। लेकिन अगर धन पूर्णांकों की बात की जाएगी तो उसमें केवल पॉजिटिव वाले रहेंगे, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, जीरो उसमें नहीं रहेगा। ठीक, और आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 यही क्या है, यही प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। यही क्या है, यही प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ठीक, तो जो धन पूर्णांक होते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, यानी नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक, इसी को अगर हम ऐसे लिखें z माइनस या i माइनस, पावर में माइनस लगा दें तो ये किसको बताएगा, ये बताएगा ऋण पूर्णांकों को बताएगा। किसको बताएगा, ऋण पूर्णांकों को बताएगा। आप अगर इसका सेट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, -1 -2 -3 -4 डैश डैश ऐसे जाएगा। ठीक है,
तो पॉजिटिव वाले में केवल पॉजिटिव वाले रहेंगे, नेगेटिव वाले में केवल नेगेटिव वाले रहेंगे, मतलब जीरो किसी में नहीं लिखना है। अगर केवल पूर्णांक की बात की जाएगी तब उसमें जीरो आएगा, अदरवाइज धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो उसमें जीरो को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पूर्णांकों की, पूर्ण संख्याओं की और प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स किसे कहेंगे, जिसको हम लोग, जिसकी सहायता से हम लोग काउंटिंग करते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता, ठीक, अंत कहाँ है नहीं पता, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर हो गए, यानी प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब इसी में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स बन जाएंगे। और अगर हम इसी होल नंबर्स में अगर नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें, तो ये बन जाएगा क्या, पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे चल के, तो इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। अब अगर हम अगले की बात करें तो अगले में हम लोग रखते हैं रेशनल नंबर्स को, परिमेय संख्याओं को, ठीक है। परिमेय संख्याओं की बात करें तो x सच दैट x क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जहां पर P बटे Q, जहां पर P बटे Q है और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब यह है कि x सच दैट x क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं का समूह है, ठीक है, जहां पर प्रत्येक नंबर जो लिखे गए हैं वो P बटा Q के रूप में है, यानी अंश बटा हर के रूप में है। यहाँ पर Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, मतलब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर यानी हर शून्य नहीं हो सकता। अगर शून्य हो गया तो उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे अगर कहीं 5 लिखा गया, 5/0 लिख दिया तो इसका मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। तो कभी भी डिनोमिनेटर यानी हर शून्य नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्याओं को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, ठीक है, Q से डिनोट करते हैं। अगर कहीं Q लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्याओं को बता रहा है, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं कि जिसे आप क्या करें, जिसे आप P बटा Q के रूप में ना लिख सकें। चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये भी जान लीजिए आप। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, और परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, जिन्हें P बटा Q के रूप में ना लिख सकें, ठीक है। जैसे पाई का मान 3.14 होता है। इसको आप कितना भी चाहें तो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 3.14 यही ख़त्म नहीं हो जाता, 4 के बाद भी आगे संख्याएं आती हैं और कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसको आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसका भिन्न बनाकर आप नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही √2 की बात करें, √3 की बात करें, √5 की बात करें, ये सभी क्या हैं, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनको आप अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। सीधा सा मतलब समझ लो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आता है। अगर कहीं पर लिखा गया है √4 तो √4 का आप जानते हो स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल जाएगा, यानी वर्गमूल अगर 4 है तो 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है, और 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए शर्त क्या होती है, इसे आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। जैसे 2/3
5/4 ये सभी क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनको हमने P/Q के रूप में, अंश बटा हर के रूप में लिख दिया। अगर कहीं पर सिंपल लिखा है 3 तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि भैया अंश बटे हर के रूप में ही तो लिखना है, नीचे बटा 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, और ये हो गया P/Q के रूप में। ठीक, तो अगर कोई सिंगल नंबर लिखा गया है, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई पूर्णांक लिखी गई है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें नीचे बटा 1 लगा दोगे तो परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक, कहीं पर -5 लिखा मिल सकता है तो कुछ नहीं भैया, बटा 1 लगा दो, ये बन गया क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है कि जो भी संख्या रहेगी उसको आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। ठीक, तो ये कुछ संख्याएं हो गई, इनका समुच्चय हमको आगे मिलेगा, क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। ठीक, तो अभी जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स में बताया, नहीं समुच्चयों का जो प्रकार मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको अभी जो समुच्चयों का प्रकार बताया वो लिमिटेड है। ठीक, इसमें हम लोग जब सबसेट पढ़ेंगे, उप समुच्चय पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ी सी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक, उसके बाद हम लोग जब पावर सेट पढ़ेंगे, है ना, घात समुच्चय पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अधि समुच्चय के बारे में जानेंगे। उप समुच्चय को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे, उचित उप समुच्चय और अनुचित उप समुच्चय। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समुच्चयों का अंतर देखेंगे। इस धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इनका यूनियन निकालना सीखेंगे, इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, कुछ फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम लोग बेनारे बढ़ के ख़त्म कर देंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो मैं आज आपको मैंने जो भी बताया उसमें समुच्चयों का प्रकार मैंने बताया, और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, समुच्चय के जो भी प्रकार मैंने आपको समझाया है वो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब एक छोटी सी बात और है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में पूछ लेता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही मज़े से आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्योंकि दिक्कत इसमें ये होती है कि चीज़ें हमको ध्यान में नहीं रहती हैं, हम भूल जाते हैं चीज़ें। अगर हमें चीज़ें याद रहेंगी तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, बस आपका दिमाग पहुंच जाना चाहिए वहाँ। एक चीज़ कभी कभी पूछ लेता है आपसे, गणन संख्या, गणन संख्या यानी कार्डिनल नंबर आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर, कोई एक सेट दे देगा और कह देगा कि बताओ इसके कार्डिनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी मतलब समझ लो, सीमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। सीमित समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर यानी गणन संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा A = 1 2 3 4 5 6 11 15 19 21। ठीक है, ऐसे लिख दिया। एक सेट मैं लिखता हूँ V = 2 4 6। एक सेट मैंने लिखा है C = A E I O U, है ना, और एक सेट मैंने लिखा D = 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि इसमें इसका कार्डिनल नंबर कितना है, तो आप कुछ मत करो, आप सिर्फ देख लो कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। जैसे इस वाले सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा भैया, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 10। ठीक, बी वाले सेट की बात करें तो 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 3। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 5। इस वाले सेट की बात करें तो 1 2 3 4 5 पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो इसका एंडिंग पॉइंट पता ही नहीं है तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, और अगर आप गिन नहीं सकते हैं तो इसका कार्डिनल नंबर डिफाइन नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब आप कह दोगे कि ये नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। किसी भी सीमित समुच्चय में अवयवों की संख्या, कितनी अवयव हैं उसे आप बोलोगे क्या, कार्डिनल नंबर। ठीक, तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में यानी समुच्चयों के प्रकार के बारे में समझा। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे वाली क्लास में हम लोग सबसेट यानी उप समुच्चयों के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो साथी आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अभी ये मैथ की आपकी दूसरी क्लास है, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लय में आ रहे हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारी स्पीड भी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कर दीजिए। आप अगर चैनल पर जुड़े हैं तो आप देख ही सकते हैं, आपकी जीएस यानी जीके की क्लास, सामान्य ज्ञान की क्लास चल ही रही है। हिंदी की क्लास आपको दोपहर को मिलती है, वो भी चल रही है रेगुलर। मैथ की क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं थोड़ा सा मैथ का सिलेबस कवर कर लूँ, उसके बाद हम लोग साइंस की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।